डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान खान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज जो है हम यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो है अ करंट कैरिंग वायर इन विच करंट फ्लो इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन इज deflected towards the east by a magnetic force. The direction of the magnetic field is straight up, straight down, south or west. अब सवाल को समझते हैं। एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। करंट की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है? वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है। और इस पर जो फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स, वो लगती है F, वो लगती है किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड। आया कि वो अपवर्ड होगी, वो डाउनवर्ड होगी, वो साउथ की तरफ होगी या वेस्ट की तरफ होगी। ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे केसेस में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करना पड़ता है। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें वो हमें कहता है कि अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो उसको रिप्रेजेंट करे आपकी मिडिल फिंगर, जो थंब फिंगर है, ये जो आपके पास इंडेक्स फिंगर है जिसको शहादत की उंगली कहते हैं, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे तो जो आपका थंब होता है ये उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को जाहिर करता है। अब यहां पर आप देखें करंट की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ की तरफ। मेरे इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, तो ये हमारे पास है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है करंट। अब फोर्स जो है वो यहाँ पर दी हुई है और ये ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो अंगूठा होगा वो ईस्ट की डायरेक्शन में होगा और ये है ईस्ट की डायरेक्शन जिस तरफ से आप मुझे देख रहे हैं कैमरे में। तो अब जो हमारे पास इंडेक्स फिंगर होगी, शहादत की उंगली, ये जाहिर करेगी किसको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इसको देखें तो ये किस डायरेक्शन में जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। मिडिल फिंगर जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्थ, जो कि करंट की डायरेक्शन को जाहिर कर रही है। जो इंडेक्स, ये जो थंब है, ये जाहिर कर रहा है किसको? मैग्नेटिक फोर्स को, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है। तो जो हमारे पास इंडेक्स फिंगर है ये स्ट्रेट अपवर्ड है, सीधी ऊपर की तरफ है, और ये किसको जाहिर कर रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जाहिर कर रही है। तो इस तरह हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से फाइंड कर लिया, जो कि अपवर्ड है। तो अपवर्ड जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, स्ट्रेट अप। ऑप्शन नंबर ए होगा स्ट्रेट अप। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, विच डिराइव्ड यूनिट इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला। टेस्ला जो है उसके बराबर कौन सी डिराइव्ड यूनिट होगी? न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या डी है एम्पियर मीटर पर न्यूटन। तो देखें टेस्ला हम कहां से निकालेंगे? तो जो करंट कैरिंग वायर होती है उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स लगती है वो होती है F = ILB। अब B मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी यूनिट है टेस्ला, तो B को हम लेकर जाते हैं टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा B = F/IL। तो B है, इसकी यूनिट है टेस्ला, और ये इक्वल है F है न्यूटन पर, करंट है एम्पियर और लेंथ है मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये टेस्ला के बराबर आता है। तो ये हमारे पास है ऑप्शन सी है ऑप्शन, मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, सी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस द हेनरी इज इक्विवेलेंट टू। इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है हेनरी, वो किसके इक्वल है? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर के, वोल्ट एम्पियर पर मीटर के, एम्पियर सेकंड पर वोल्ट के, या वोल्ट पर एम्पियर के। तो देखिए हमारे पास जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है E = ये इक्वल होती है -m, सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ये इक्वल होती है -m डेल्टा I / डेल्टा T। अब ये इंडक्टेंस है, माइनस के साइन को यहाँ पर हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। तो m = ये इक्वल हो जाएगा ES / डेल्टा I / डेल्टा T।
अगले स्टेप में ये जो डेल्टा टी है ये ऊपर चला जाएगा, यहां से ये ऊपर, तो ई एस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। ये हेनरी है इसकी यूनिट एच, और ये है वोल्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्ट है, टाइम है डेल्टा टी, ये है सेकेंड, और डेल्टा आई जो है इससे डिवाइड हो रहा है और इसकी है एम्पियर। तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी, ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। चौथा है फोर्थ, व्हेन द स्पीड एट विच अ मैग्नेट इज मूव्ड थ्रू अ कॉइल इज इंक्रीज्ड, द इंड्यूस्ड वोल्टेज इंक्रीजेस, रिमेन द सेम, डिक्रीजेस, गोज टू जीरो। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब एक मैग्नेट की स्पीड को बढ़ाया जाता है एक कॉइल के क्रॉस, तो उसकी स्पीड बढ़ाने से इंड्यूस्ड वोल्टेज पर क्या असर पड़ता है? वो भी इंक्रीज होती है, सेम होती है, डिक्रीज होती है, या गोज टू जीरो होती है। तो हमने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर असरअंदाज होने वाले जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में एक फैक्टर ये भी पड़ा है कि जब हम कॉइल की स्पीड को बढ़ाते हैं या मैग्नेट की स्पीड को बढ़ाते हैं, दोनों में से किसी एक की स्पीड को बढ़ाया जाता है, तो ऐसी सूरत में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होती है वो भी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा फोर्थ का, इंक्रीजेस। कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया जाए फिर भी इंड्यूस्ड वोल्टेज इंक्रीज करती है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की मिकदार को बढ़ाया जाए तो फिर भी इंड्यूस्ड वोल्टेज इंक्रीज करती है। और अगर कॉइल या मैग्नेट की स्पीड को बढ़ाया जाए तो फिर भी इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करती है। उसके बाद फिफ्थ है, स्लिप रिंग्स आर पार्ट ऑफ डीसी मोटर, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मैग्नेट। आसान सा ये क्वेश्चन है। स्लिप रिंग्स जो होते हैं वो एसी जनरेटर में यूज होते हैं, डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग इस्तेमाल होते हैं, और ट्रांसफार्मर में कोई चीज इनमें से इस्तेमाल नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ का है एसी जनरेटर, बी एसी जनरेटर, जिसमें स्लिप रिंग्स यूज किए जाते हैं कॉइल के साथ। 6 पे चलते हैं। अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर, एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है किसके लिए? बोथ डीसी एंड एसी, एसी वोल्टेजेस, डीसी वोल्टेजेस, फार्मिंग। तो ट्रांसफार्मर का जो यूज है वो हमने अपने इस यूनिट में पढ़ा है, और ट्रांसफार्मर का काम होता है कि ये वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। लेकिन कौन सी वोल्टेज को? ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन होगा बी, एसी वोल्टेजेस। ऑप्शन नंबर है बी, एसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, क्योंकि डीसी वोल्टेज जो है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है, जबकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है 7, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है? पावर, एनर्जी, वोल्टेज, करंट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है ये वोल्टेज में इजाफा करता है। कम वोल्टेज से हमें वोल्टेज बढ़ा कर क्या कर देता है जी? ज्यादा कर देता है। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, वोल्टेज। वोल्टेज को बढ़ाता है तो जो करंट है वो कम हो जाता है, और पावर जो होती है वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है, तो पावर क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो एसी, ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 8 है, a certain transformer has a primary winding with 500 turns and a secondary winding with 250 turns. The turn ratio is 0.5 to 250 या 750। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। एक ट्रांसफार्मर है हमारे पास, यहां मैं इसको सॉल्व करता हूं 8 को। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल है वो है 500, और जो NS है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, वो है 250। हमने इनको रेशो मालूम करना है। क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, ये रेशो मालूम करना है। तो रेशो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? NS डिवाइडेड बाई NP की आगे वैल्यू डाल देंगे। NS है 250 और NP जो है वो 500 है। तो 250 1 is 250, 250 2 जार
500, ये 1/2 आएगा और 1/2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 0.5 के इक्वल होता है। तो इनकी जो रेशो होगी ns/np के 0.5 हो जाएगी। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर है ए 0.5। उसके बाद 9 है, इफ द टर्न्स रेशियो इज 5, द सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.2, 0.5, 2.5 या 5। क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि अगर जो टर्न रेशियो है सेकेंडरी और प्राइमरी वोल्टेज की, इधर मैं खास करता हूँ टर्न रेशियो किसकी, वोल्टेज की है यहाँ पर, तो Vs डिवाइडेड बाई Vp जो है वो हमारे पास कितनी है, वो 5 है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पूछा जा रहा है कि जो सेकेंडरी वोल्टेज होगी वो प्राइमरी वोल्टेज से कितने गुना ज्यादा होगी, ये सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से कितने गुना ज्यादा होगी। तो इसी स्टेप में आगे देखें, मैं इसको लिख देता हूँ Vs इज इक्वल टू 5, ये से डिवाइड हो रहा है Vs से लगाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 Vp। इसका मतलब है कि 5 टाइम जो है वो सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज्यादा होगी। मसलन प्राइमरी वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है तो 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो सेकेंडरी वोल्टेज जो होगी वो 50 वोल्ट होगी, तो 5 के फैक्टर से ये ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, और ये है 5 वोल्ट। तो ये थे यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप आपने अच्छे से इनको समझा होगा। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को बार बार देखें और सारे जो एमसीक्यूज हैं उनको समझने की कोशिश करें। बाकी भी जो जितने भी यूनिट्स हैं सबके जो एमसीक्यूज हैं इंशाल्लाह उनकी वीडियोस में अपलोड करूंगा, तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने इल्म में इजाफा करते रहें और एग्जाम्स की अच्छी तरह प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।